3। नमस्कार दोस्तों, प्रश्नकाल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रश्नकाल में हम किसी भी एक दिल्ली एनसीआर की पर्सनैलिटी के साथ चर्चा करेंगे उनके कैरियर पर, शहर की राजनीति पर और शहर की समस्याओं पर। आधे घंटे के इस प्रोग्राम में हम विस्तृत चर्चा करेंगे क्या उनका विजन है और क्या वो शहर को लेकर देखते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले आज हमारे साथ हैं शहर में, नोएडा शहर में भारत जागरूक संगठन के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के शहर उपाध्यक्ष श्री शैलेंद्र वर्णवाल जी। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार आशु भाई, आपने जो प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध कराया है, सबसे पहले मैं एनसीआर खबर के सभी दर्शकों का नमन करना चाहता हूं और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। तो शैलेंद्र जी, सबसे पहले आज इस प्रोग्राम में शुरुआत करते हैं कि आप समाज सेवा और राजनीति में आए। थोड़ा सा मुझे एक ब्रीफ चाहिए सो दैट लोगों को पता लग जाए कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं। देन वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स कि क्या क्या हमें करना है। ठीक है सर? तो थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ दे दीजिए, 30 से 50 सेकंड में। हाँ, देखिए, मैं एक बहुत ही कॉमन इंसान हूँ और जब मैं दिल्ली से नोएडा आया था तो यहाँ पे अपने फ्लैट के लिए संघर्ष किया था और इसी दौरान बहुत सारी चीजों को मैंने जाना, बहुत समस्याओं को जाना, लोग से सपोर्ट भी मिला। तो मैं इसी को आगे ले जा करके यहाँ के बायर्स के लिए या पोल्यूशन के लिए या फिर जो गरीब बच्चे हैं या महिलाओं की समस्याएं या लेबर की जो समस्याएं, इन सब वेंडर की जो साप्ताहिक मार्केट के जो होते हैं उनकी समस्याओं को मैं उठाता चला गया और आंशिक और पूर्णतया सफलता मिलती चली गई, लोगों का सहयोग मिलता चला गया। फिर मैंने ये सोचा कि अगर आप अपनी चीजों को, अपने विजन को अगर लार्ज स्केल पे लाना चाहते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे किसी और तरीके से हो। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो भी संस्थाएं हैं वो सारी संस्थाएं वो किसी न किसी रूप से रूलिंग पार्टी के अधीन है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप में। इसलिए जो मूल समस्याओं का है उसका समाधान नहीं हो पाता है। तो इस कारण से हमने एक अपोजिशन के तौर पे, क्योंकि अपोजिशन ये होता है कि सरकार की खामियों को, जो शासन की खामियों को उठाता है, तो मैंने ये समाजवादी पार्टी को इसको चुना। वर्तमान में समाजवादी पार्टी का नगर उपाध्यक्ष नोएडा। ठीक है, तो चुनाव अभी होके चुके हैं शैलेंद्र जी, और आपकी पार्टी, प्रदेश की मैं बात नहीं करूंगा लेकिन शहर में कम से कम जो है अपेक्षित परिणामों से बहुत दूर रही जितनी आप लोग बातें कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अब जब मंथन का दौर है तो आपको क्या लगता है कि आपके पार्टी के स्तर पर क्या क्या कमियां रही जो आपको इस स्थिति में का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी हारी नहीं है। हमारी पार्टी तो जैसे हमारे 47 थे, 47 से वो 124 के आगे, 125 के आसपास आ गए। नहीं, आप पार्टी की तो बात ही नहीं हमारा कर रहा अच्छा हूँ, मैं खासा नोएडा की बात कर रहा हूँ। हाँ, नोएडा की क्योंकि भी मैं अगर हम बात राजनीतिक, करें, हाँ, मैं राजनीतिक में जाऊंगा तो निश्चित तौर पे फिर आप जो वक्तव्य देंगे वो किसी काम के नहीं है मेरे। हाँ, नहीं, नोएडा की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ भी हमारे जो है वो वोट तो पिछले बार से ना काफी बढ़े हैं, लेकिन हाँ, इतने नहीं बढ़े कि हम जीत पाए। और इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये भी कारण था कि हमारे जो प्रत्याशी थे उनको ज्यादा समय भी नहीं मिला, और इसके अलावा जो ये हम स्वीकार करते हैं कि जो बीजेपी का जो रणनीति है वो बहुत ही बेहतरीन है। नहीं, बीजेपी का सर बाद में बात करेंगे, पहले हम हाँ, आपसे बात करेंगे। आज हम बात खुल के करेंगे। बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल। आपके प्रत्याशी को समय नहीं मिला, जबकि अगर नोएडा की राजनीति को 20 साल से अगर कोई जानता है, देखता है, तो सबको पता है कि बीते 15 साल से आपके जो पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं वही चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, नहीं, तो ये लेकिन टिकट आपका का जो कहना, मेरा ये नहीं, कहना, देखिए ये कहना आपका कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है कि आपके प्रत्याशी पे समय नहीं था। और आपके प्रत्याशी बड़े कॉन्फिडेंट थे, मेरी कई बार बातें हुई उनसे ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि आशु भाई टिकट मेरा ही कन्फर्म है। तो इसलिए ये जो बात है आपकी, ये मैं नहीं मानता हूँ। और एक्चुअली टिकट के कई दावेदार थे और हाँ, हमारे यहाँ फर्स्ट चरण में ही वोटिंग होनी थी। तो उसके क्योंकि बहुत सारे दावेदार थे तो हर कोई अपना वो लगा रहा था, हर कोई दावा तो ठोक रहा था कि उसे टिकट मिलेगा, लेकिन कोई कॉन्फिडेंट नहीं था। टिकट कंफर्म होते होते काफी समय हो गया था। इसके बावजूद भी जितना समय हम लोग को मिल पाया और हमारे प्रत्याशी ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की
पूरी कोशिश की और इसका नतीजा है कि पिछली बार से ज्यादा वोट हमें मिले हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आपके प्रत्याशी ने कहीं ऐसा तो नहीं पहले ही हार मान ली थी? वो लगातार अपने जहां जहां जा रहे थे वहां रो रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि भाई अब की बार मैं नहीं हारना चाहूंगा। उनके कई ऐसे वीडियो आए जिसमें उन्होंने ये कहा, और बाद में आखिरी दिन तो ये भी हालत हुई कि उन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, पूरे परिवार के साथ कर लूंगा। तो ये सब जो स्टंट थे ये काम नहीं आए, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में कमी थी समाजवादी पार्टी की। स्ट्रेटजी की कमी, देखिए इसमें इसके कई पक्ष हो सकते हैं, क्योंकि हम स्वीकार करते हैं कि हमारे प्रत्याशी हार चुके हैं, हमारी पार्टी हार चुकी है नोएडा में। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, तभी हम लोगों ने यहाँ पे हार को ये करा। लेकिन उसमें ये है कि हमारे जो प्रत्याशी जो थे उनका जो रणनीति था, क्योंकि वो परंपरागत तरीके से वो लड़ाई लड़ते आ रहे थे, और इस बार भी उन्होंने वैसा ही कुछ किया। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है, जो गांव में उनको काफी सपोर्ट भी मिला, और सोशल मीडिया के थ्रू या फिर और भी जो है सड़क पे हो या किसी और माध्यम से उनको काफी ये मिला। जहां तक हमारा ये प्रश्न ये है, प्रश्न क्या, मैं एक अपने हिसाब से हर आदमी आकलन करता है कि हम लोग की जो चूक हो गई थी, हमारे प्रत्याशी में कोई कमी नहीं थी, हमारे प्रत्याशी ने बेस्ट दिया। लेकिन चूंकि यहाँ पे इस तरह से एक मायाजाल नोएडा में रचा गया, अब आप बिल्कुल कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होना, क्योंकि हर कोई एक इंसान होता है। जब मैं हाइड पार्क की बात करूंगा, उसके पहले देखिए, सबसे पहले ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में नोएडा में कम से कम 100 के आसपास ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है। नहीं, मैं इससे पहले आपसे ये समझना चाहूंगा वर्णवाल जी, आप पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, संगठन में वरिष्ठ पद पे हैं जी। इस चुनाव को लड़ने के लिए आपकी पार्टी की रणनीति क्या थी? नहीं, हमारी पार्टी की जो रणनीति थी, और उसके हिसाब से बहुत अच्छा काम भी किया हमारे जो अध्यक्ष जो थे। पहले तो यहाँ पे आपने एक वर्ड यूज किया वर्णवाल जी, आपने एक वर्ड यूज किया, मायाजाल। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पे, हाँ, निश्चित तौर पे नोएडा जैसी सीट पर भाजपा का मायाजाल बहुत मजबूत है। नहीं, मजबूत है, और तो वो लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी वो ले रहे हैं। एक मिनट वर्णवाल जी, देखिए किसी भी लक्ष्य को जीतने के लिए या प्राप्त करने के लिए हम कुछ रणनीति तैयार करते हैं जी। नोएडा में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है, जैसा कि आपने शब्द दिया है मायाजाल। तो उस मायाजाल को तोड़ने के लिए निश्चित तौर पे आपके पास कोई रणनीति रही होगी। किसान आंदोलन का आप लोगों को यहाँ कोई फायदा नहीं होना था, क्योंकि यहाँ पर किसान है ही नहीं। तो इसलिए जो आप बार बार गांव की बातें कह रहे हैं, तो गांव के आप वो 50-60 हजार वोट पा लिए। लेकिन आपकी रणनीति क्या थी कि आप वोटों को किस तरह मोबिलाइज करेंगे? क्योंकि आपके पास खिलाफ, जो जिसके खिलाफ, जिस मायाजाल के खिलाफ आप लड़ रहे थे, उसमें सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश भाजपा में जो था वो पंकज सिंह थे, और वो आपके सामने थे। तो आपकी पार्टी की रणनीति क्या थी कि पंकज सिंह को छोड़कर लोग आपको वोट देते? नहीं, मैं वही उसी चीज को मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ जो था कि पहले जो समाजवादी पार्टी थे उसमें 2 पार्ट किया गया, एक ग्रामीण और एक शहर, और 2 अध्यक्ष हमारे बनाए गए, और दोनों ने अपना जिनका जितनी भी क्षमता थी पूरी क्षमता के साथ उन्होंने काम किया। ठीक है। और यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, हम शहर में भी वोट पा गए थे और यहाँ पे ग्रामीण से भी हमें वोट मिले थे। लेकिन हुआ क्या कि जो अच्छा, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से भी इन्होंने, जैसे मुझे इन्होंने जोड़ा, नवीन दुबे जी थे उनको जोड़ा, और भी कई लोग जो थे उन लोगों को जोड़ा, और उसका उन्होंने फल मिला। यहाँ से भी हमारे अच्छे खासे न वोट मिले। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, आपने एक जो वर्ड कहा था कि कब आपके प्रत्याशी ने हार मानी। प्रत्याशी ने हमारे कभी हार नहीं माने, लेकिन निराश थोड़ा सा हो गए। वही मैं बार बार जिस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ, निराश होना और हार मानना दोनों एक ही शब्द है। नहीं, हाँ, मैं उसका मैं देखिए, हर आदमी इंसान है। अब आप ये बताइए कि इतना कम समय है, और अगर आपको प्रचार नहीं करने दिया जाएगा तो आपके अंदर क्या भावनाएं उठेंगी? जबकि कंप्लेन करने के बाद ना तो चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान लिया, ना यहाँ के डीएम ने संज्ञान लिया। मैं वर्णवाल जी आपके पूरे चुनाव को लगातार देख रहा था। अगर मैं एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर देखूं तो आपका प्रचार बेहद कमजोर था। नहीं, मैं 3 पॉइंट गिनाता हूँ, मैं 3 पॉइंट गिनाता हूँ आपको। मैं वर्णवाल जी आपको 3 पॉइंट पार्टी की तरफ से बता रहा हूँ कि हमारी जो क्या मजबूरी थी, आज हम आपकी मजबूरियों पे, आज आपकी नाकामियों पे मजबूरी की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ।
जहाँ पे बीजेपी जो है गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपना रही है, छोड़ उसको दीजिए, बढ़ावा दे रही है, एक मिनट मैं उसकी बात कर वर्णवाल जी, रहा हूँ। नहीं, और एक मिनट वर्णवाल जी, जाहिर सी बात है, हमारे पास संसाधन कम है। वर्णवाल जी, हमारे पास, नहीं, मैं अपनी बातें कंप्लीट कर एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि जहाँ पे मैं आपको लाना चाह वर्णवाल रहा जी हूँ रुक जिस जाइए, पॉइंट एक पे। मिनट रुक जाइए, मैं बहुत स्पष्ट आपसे बात कर रहा हूँ रणनीति पे। आप लोगों की 3 तरफ रणनीति थी। आपने बताया कि आपने ग्रामीण एक बनाया संगठन और आपने शहरी संगठन बनाया, जी, ठीक है ना। तीसरी लड़ाई थी आपके डिजिटल पे, यानी कि फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे। मैंने इस पे एक आर्टिकल भी किया था कि अगर प्रत्याशी जितने हैं नोएडा के, उनकी डिजिटल पर क्या स्थिति है, समाज पर कितनी पकड़ है। तो उसमें नंबर 1 पे पंकज सिंह थे, क्योंकि पंकज सिंह बीते 5 साल से अपना वेबसाइट रन कर रहे हैं, ठीक है। वो लोगों के संपर्क में। आप लोगों का एक आरोप था कि पंकज सिंह किसी से मिलते नहीं है, लेकिन मिलने का मतलब फिजिकल नहीं होता है। मिलने का मतलब है आज के दौर में आप डिजिटली कनेक्ट हैं या नहीं है, लोग आपके पास अपनी समस्याएं भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। तो पंकज सिंह का पहला पॉइंट ये स्पष्ट था कि उनका एक वेबसाइट था। दूसरा, पंकज सिंह का बेहतर पॉइंट था कि वो ट्विटर, फेसबुक जैसे माध्यमों से लोगों से कनेक्ट थे, कोई भी उनसे अपनी बात रख सकता है, और उनके पीछे फॉलोअर्स की संख्या बहुत बड़ी थी। उनके बाद जो दूसरी कैंडिडेट थी वो पंखुड़ी पाठक थी, और चूंकि वो एक पार्टी की, पहले समाजवादी पार्टी में रही हैं सोशल मीडिया और मीडिया प्रवक्ता के तौर पे, और उसके बाद कांग्रेस में आई और वाइस प्रेसिडेंट रही कांग्रेस में सोशल मीडिया की। उनके पास भी डिजिटल पे काफी अच्छा प्रभाव था। लेकिन जो आपके प्रत्याशी थे डिजिटल में हजारों के आंकड़े को पार नहीं कर पा रहे थे। मैं लाखों की तो बात बाद में करूंगा। तो यानी कि आपका जो कनेक्शन था, जो आपका कनेक्ट था लोगों से, खास तौर पे जो शहरी लोगों से था, वो बिल्कुल जीरो था। दूसरी बात आपने करी, नहीं, इस चीज को मैं मान नहीं सकता हूँ। उसका हाँ, कारण ये है कि देखिए, पहले आपने कहा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जिस पंखुड़ी जी की बात आप कर रही हैं, उनके तो मिलियन फॉलोअर्स थे, ठीक है। लेकिन जो इतने फॉलोअर्स होने के बाद भी हमारे प्रत्याशी से उनको कम है ना वो वोट मिले। नहीं, उसका इसलिए रीजन हम समझ ये नहीं कह लीजिए। सकते कि सिर्फ देखिए, मैं इस समय मैं पंखुड़ी जी को आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं पंखुड़ी जी को आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पे लेकिन एक उसके और बात बावजूद, आगे कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं उसके बावजूद ये बताता हूँ कि पंखुड़ी के साथ माइनस पॉइंट ये था कि वो एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी जहां उनके संगठन के लोग वहां छोड़कर बाकी पूरे देश में प्रचार कर रहे थे, ठीक है। नहीं, तो वो जितने वोट तो आए पाई थे हैं, हमारे नहीं, यहाँ पे वो जितने में। वोट पाई हैं वो डिजिटल पे ही पाई हैं, उनका संगठन नहीं था। और आपकी जो लैकिंग है, जो हम बात कर रहे हैं कि आप डिजिटल पे बिल्कुल जीरो थे आप लोग, चाहे वो आपका शहरी संगठन है, चाहे वो आपका ग्रामीण संगठन है। मुझे आपके ग्रामीण अध्यक्ष और शहरी अध्यक्ष कहीं भी पूरे चुनाव में नजर नहीं आए। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, हमारे तो दोनों ही अध्यक्ष आए थे, ग्रामीण और हर जगह दिख रहे थे। आपको नहीं दिख रहे थे, ये अलग बात है। और जहां तक सोशल मीडिया की बात है, आप हमारे सुनील चौधरी का एक भी पोस्ट देख लीजिए, किसी में भी 1000 से कम लाइक नहीं है। तो ये हम बात मान नहीं सकते हैं कि डिजिटल प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 1000 लाइक पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे थे, मिनिमम की बात करें तो मोर देन 1000 है, मैक्सिमम भी 1000 नहीं थे। आप दोबारा देखिएगा, मैं नहीं, कहूंगा मैं तो तो आपको देखा हुआ हूं, आप चेक करो। मैं डिस्कशन पे लगा दूंगा। मैं इस डिस्कशन के साथ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप कहेंगे तो। नहीं, कोई ठीक एक है आध ना? हो सकता है, लेकिन ज्यादातर में वो 1000 लेकिन 2000 से आप ज्यादा डिजिटली ही है। पार्टी के तौर पे फेल रहे डिजिटली कनेक्ट करने में। एक बात, अब ये जो आपकी शहरी वाली बात है और जो गांव वाली बात है, मैं आपके आता हूं ग्रामीण पे। समाजवादी पार्टी मुख्यतः नोएडा के अंदर आज तक गांव के अंदर ही वोट पाई है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ। मैंने आपके कई लोगों के पोस्ट देखे हैं जिसमें उन्होंने आरोप लगाए कि इस बार समाजवादी पार्टी ने गांव में भी वोट उतने नहीं ले पाए जितने वो पहले पाते थे। ये शहरी वोट थोड़ा बड़ा है, मगर गांव में उनके वोट कम हुए हैं। तो ऐसा क्यों, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि लोग आरोप लगा रहे हैं, ये आप ही के संगठन के लोग हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि हर इंसान का अपना व्यू होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हमारा जो आकलन है कि हमें ग्रामीण से ही वोट मिले हैं, शहर से ही वोट मिले हैं, नहीं, और अभी हम ग्रामीण पे बात कर रहे हैं। सोसाइटी से ही वोट मिले हैं। नहीं, अभी हम ग्रामीण पे बात कर रहे हैं। आपने एक पॉइंट बोला था, कि जो पंकज सिंह जी हैं, उन पे आरोप है कि वो नहीं मिलते हैं, है ना, और वो डिजिटल पे ही एक्टिव रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं
कि पंकज सिंह जो है चुप चुपाते वो सारे सोसाइटी के अंदर आए थे, और जो 26 जनवरी का जो था गणतंत्र दिवस के अवसर पे, वो एक साथ वो सारे सोसाइटी में भी गए, उसके बाद भी गए। ये बात अलग है कि वो चुप चुपाते जाते हैं और वो लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। यहीं पे हम लोग मार खा गए। इसी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे जो रणनीतिकार जो थे वो ग्रुप तो हाउसिंग सोसाइटी को लेकर कोई पुख्ता योजना नहीं बनाए थे, नहीं, क्योंकि मैं वहां अभी पे ग्रुप हाउसिंग पे आ ही नहीं रहा था। एक मिनट, मैं वर्णवाल जी, मैं अभी मैं आपको बात अपनी कर रहा था हार की पहले मैं बात ग्रामीण की। बता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपने मेरा पॉइंट घुमा दिया। मेरा पॉइंट था कि जो आपके यहाँ लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं उनके नाम भी ले सकता हूं मगर मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाया कि ग्रामीण में भी आपको उतना वोट इस बार नहीं मिला जितना नॉर्मली मिलता है। तो मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, एक पार्टी के उपाध्यक्ष होने के नाते आप लोगों का आकलन चल रहा होगा इन दिनों कि क्या वो कमी रही कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों से भी जो है कम वोट मिला, या उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई? देखिए, एक्चुअली क्या है कि मैं नोएडा महानगर का ना उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि हम मैं शहर का हूँ तो मैं गांव से कम वोट मिला, या गांव वाले ये बोले कि शहर में वोट। सीधी सी बात है, इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं कि समाजवादी पार्टी की हार हुई है, और हार हुई है तो हो सकता है कि कहीं से किसी गांव से कम वोट निकला हो, किसी से ज्यादा निकला हो, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि हमारी इस कारण से ही हार हुई है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो हैं, ये जो देखिए इस हार और जीत का अंतर 1,80,000 के बीच का है, राइट? जी आप बिल्कुल। लोगों ने, मैंने शुरू से कहा, मेरी आपसे भी बातें हुई और दुबे जी से भी बातें हुई और शर्त तक लग गई थी, मैं मतलब इस बात को मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट थे अपनी पार्टी की जीत को लेकर, आप समझ नहीं पा रहे थे कि जनता क्या चाह रही है और क्या जनता का मूड है। और वही बाद में परिणाम में लक्षित हुआ कि सिर्फ आप लोग लास्ट में, मतलब जो मैं आपके प्रत्याशी के कॉन्फिडेंट ना होने की बात कह रहा हूं, वो मैंने ऐसे भी महसूस किया कि जब मैंने नोएडा में वोटिंग वाले दिन बूथों पे घूमना शुरू करा, तो विद यू ऑल रेस्पेक्ट ऑफ ऑल योर पार्टी वर्कर्स, बट मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि आपकी पार्टी बूथों पर नदारद थी। आपकी पार्टी का पोलिंग एजेंट अगर अंदर है तो ही बहुत बड़ी बात है। पार्टी के बाहर बैठे हुए तो कोई आदमी नहीं था, और अगर कोई आदमी था तो शायद उसको कुछ खाने पीने का इंतजाम होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं पता। आप बताइए कैसे लड़ सकते थे आप? देखिए, चुनाव जो है वो नहीं, ये दिल और सच्चाई है दिमाग या से मैं झूठ लड़ते बोल हैं। रहा हूँ? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि जो आप जो जिस ये बात नहीं को नहीं। कहना चाह रहे हैं कि देखिए, हाँ, बूथ पे तो थोड़ा सा हम लोग है ना कमजोर पड़े थे, शहरी में, शहर वाले में, गांव में तो कमजोर पड़े नहीं थे। वहां पे तो एक एक बूथ पे जो है बीजेपी से ज्यादा ये थे। ये समझिए कि बीजेपी को वहां पे लोग नहीं थे, और हमारे लोग है ना गाँव में या शहर में थे। हमारे साथ जो दिक्कतें ये हुई, हमारी जो प्लानिंग फेल हो गई या हमें जो वोट कम मिला, उसके देखिए एक चीज को मान लीजिए कि नोएडा का स्वरूप चेंज हो रहा है। नोएडा में जो है एक एक गांव जो वोट है और एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का जो वोट है, दोनों को अगर आप कंपेयर करिएगा तो एक सोसाइटी में 10-10 गांव के बराबर वोट है, 5 गांव के बराबर वोट है। तो हमारा जो मेन ये फोकस है, क्योंकि मैंने कहा ना कि टाइम कम था, जो टाइम कम होता है तो लोग पहले अपना जो जहाँ पे इजी वोट मिल सकता है उसको पहले पुख्ता करते हैं, उसके बाद फिर वो दूसरे जगह पे टारगेट करते हैं। तो मतलब हमारे मैं ये समझूं, पास मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये समझूं कि आप लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, आपको लग रहा था पहले दिन से कि आप हार जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बिल्कुल आपको नहीं। आपको आपके पास तैयारी नहीं थी, 15 दिन का समय था, आपके पास लोग नहीं थे, आपके पास टाइम नहीं था, शायद इसीलिए आपके कैंडिडेट बार बार ये सब जिसको मैं कहूँ कि एक खेल था कि भाई किसी तरीके से सहानुभूति में वोट मिल जाए। नहीं नहीं, सहानुभूति देखिए सीधी सी बात है, कोई भी इंसान अगर 10 साल 15 साल से ईमानदारी से अगर लड़ रहा है और एक उम्मीद है ना रखे हुए है, भाई अच्छा देखिए अच्छा, कहीं ना कहीं उम्मीद होता है तभी इंसान है ना वो उस चीज के लिए फाइट करता है। ठीक है, तो उसी में कहीं भावनाओं का उबार आता है तो कहीं पे वो हृदय गले से कुछ बोल भी देता है या कुछ स्वीकार भी कर लेता है। और वो एक उम्मीद तो रहती ही रहती है कि भाई अगर हम आपस के बीच में बैठे हुए हैं तो हम आपसे नहीं अपनी बातें कहेंगे तो और किससे कहेंगे। लेकिन जो ओके, मैं बार बार जिस चीज पे आपको ध्यान लाना चाह रहे हो और आप उधर से ना हट रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नोएडा का स्वरूप जो बिल्कुल चेंज हो गया है। मैं आपको एक बात मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जो हमारे जो शहरी क्षेत्र के जो बूथ थे, ठीक है, वहां पे हमारे थोड़े कार्यकर्ता कम पड़ गए थे, थोड़े बल्कि या मतलब थे ही नहीं?
नहीं थे, कम थे, ये बिल्कुल ही नहीं कि नहीं थे। और जहाँ पे और भी जो संसाधन वगैरह की चीजें थी, तो लोगों ने अपने तरफ से भी उन लोगों ने किया है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं, संसाधन कोई कमी नहीं आने पाई है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे जो नोएडा की जो बार-बार जो लगातार हार मिलते चली जा रही है, सारे विपक्षी दल को, सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में इस तरह से मकड़ जाल, माया जाल नहीं, मकड़ जाल जो बीजेपी लोगों ने करा रखा है। अब आप ये देखिए कि जो एओ है, अब आप ये बताइए, ये लोकतांत्रिक संगठन है, संस्था होती है, ये हमें क्यों नहीं हाइड पार्क में जाने दी? ये तो और आपकी कमी हाइड है। नहीं, हमारी कमी आप नहीं है। देखिए वर्णवाल जी, आप एक देखिए हाइड पार्क का सुनिए एक मिनट, आप एक हाइड पार्क के नाम लेके सारी सोसाइटियों में अपनी एंट्री को का बचाव नहीं कर सकते। संगठन के तौर पे ये मैं मानता हूं कि आप, अगर आपकी स्ट्रेटजी ही फेल हुई ना, नहीं नहीं आप देखिए नहीं नहीं नहीं, आपकी, नहीं, नहीं, हाइड पार्क एक एग्जाम्पल था, एक हाइड मिनट, पार्क एक शहरी एग्जाम्पल था, उसके आपका, नहीं नहीं हाइड पार्क एग्जाम्पल नहीं है। नहीं मैं नहीं, वही मैं बार बार कह रहा हूं बताऊं, कि आप लोग हर देखिए, घटना को, आप हमने सुनिए हमारे एक मिनट, साथ एक मिनट, आप हर घटना को चुनाव के दौरान विक्टिम कार्ड खेलने में लगे रहे, इस बजाय इसके कि आप सकारात्मक राजनीति करते, पहुंचने की कोशिश करते। लेकिन आपने हाइड पार्क के मुद्दे पे 3 दिन खराब किए, 15 दिन आपके पास थे, 3 दिन आपने खराब कर दिए, उसके बाद आप गए नहीं कहीं और। नहीं नहीं, हाइड तो पार्क में निश्चित इसे तौर पे देखिए देखिए, देखिए, हाँ, मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे सोसाइटियों का सपोर्ट था। सुपर टेक केप टाउन का, एओ का पूरा सपोर्ट हमने कितने करा। वोट मिले आपको केप टाउन से, ये बता दीजिए मुझे। किसके? केप टाउन से? केप हाँ, टाउन से हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट हमें ही मिले थे, समाजवादी पार्टी को। नहीं मिले। जितनी भी सोसाइटी है बूथ उसमें, वाइज आंकड़ा आपके पास नहीं होगा, मेरे पास है, मैं बोलूंगा नहीं इस समय। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर नहीं नहीं, आपके पास मैं बूथ वाइज, आपको जस्ट नहीं बता नहीं नहीं रहा हूँ नहीं, कि अगर आप बूथ वाइज आंकड़ा मुझे दे देंगे अभी अभी, यहाँ आप बोल देंगे तो मैं नहीं, उसको अभी यही हमारे काउंटर पास कर है दूंगा। नहीं, अभी डाटा अगर हाँ, पहले मैं से इसीलिए कह बोलते रहा मैं हूँ, डाटा डेटा लेकर मेरे के पास है बैठता। वो नोएडा का। हाँ हाँ मैं हाँ आपको हाँ। बता रहा हूँ कि आपको सोसाइटी से 5% वोट भी नहीं मिले। तो नहीं मैं जो बात कह रहा नहीं, हूँ, मैं जो इस मुद्दे पे आप आना जो चाह रहा हूँ, सोसाइटी की जो बात कर रहे हैं ना, वो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की बात कर रहे हैं। मैं सारी सोसाइटियों की देखिए, बात कर रहा हूँ। आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो बेसिक आपके साथ जो आप लोग जब कह रहे हम, हैं। आप ये चीज बताइए, जब हाँ, हमारे प्रत्याशी वहां पहुंच नहीं पाएंगे, जब हाँ, हमारे मतदाताओं को वहां पे डराया धमकाया जाएगा, तो वहां पे इसीलिए तो वोट मैं देने कह रहा हूं कि कैसे आपका निकलेंगे? आपका डिजिटल प्रेजेंस कमजोर था, जिसकी वजह से लोग आपके लिए खड़े ही नहीं हो पाए। मैं नहीं आपको नहीं, ऑफ द ऐसी कोई रिकॉर्ड, बात नहीं है। सुनिए एक मिनट, सुनिए मैं नहीं आपको ऑफ द रिकॉर्ड, मैं एक मिनट सुनिए, मेरे पास ऑफ द रिकॉर्ड कई ऐसी बातें आई जिसमें लोगों ने कहा कि हाँ भाई उसका फोन आया बंदे का, और हमें यार, अब मैंने कह दिया उसको कहने के लिए कि हाँ भाई चुनाव लड़ रहा है तो हम भी तुमको समर्थन कर देंगे, लेकिन हम वोट पंकज सिंह को ही डालेंगे। ऐसे मेरे पास कई लोग हैं, और वो हम्म, लोग हैं जिनको उन्होंने फोन कर करके फोन किए होंगे कि भाई साहब हमारे समर्थन में आ जाओ, या हमारे के लिए एक जूम मीटिंग करवा दीजिए। उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने डिजिटली जूम मीटिंग नहीं करी है, सब चीजें करी हैं, मगर आपका प्रभाव वहां तक खत्म था। अब मेरी जो सवाल है, क्योंकि टाइम भी हम आधे घंटे से इस पे बात कर रहे हैं, कि आने वाले समय में, अब चुनाव तो हो गया है, आप हार जीत जो भी होनी है हो गई है, आगे की समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा था कि देखिए, हाँ, गांव में हमारे पास बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे हमारे वोटर हैं, वहां पे शहर में भी है। सबसे ज्यादा फोकस इस समय, अगर किसी पार्टी को अगर जीतना है, तो हमें ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को लेकर के ही चलना है, क्योंकि जितने बार भी चुनाव होते जा रहे हैं, वहां पे वोटर की संख्या बढ़ती चली जा रही है, और वही निर्णायक वोट है। ठीक है। अब आपको मैं एक ये बता रहा हूँ कि बीजेपी का देखिए क्या है, जिस दिन हाइड पार्क की मैं फिर से ले आ रहा मैं हूँ। बीजेपी और हाइड नहीं पार्क नहीं छोड़ दीजिए, नहीं देखिए नहीं, मैं मैं नहीं नहीं, कट मैं शॉर्ट एक करते हैं पहले मेरी इसको। बात, पहले मेरी हाँ, जो बात सुन हाँ, लीजिए। जो हाँ, हाइड पार्क का जो कार्यक्रम हुए, जो घटना घटी थी, उसके बाद एनबीटी ने एक न्यूज़पेपर में सारे सोसाइटियों के एओ का वर्जन लिया था। उसमें ये सारे मैटर सोसाइटी नहीं वाले करता, जो है, देखिए नहीं नहीं, सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। बर्णवाल जी, नहीं नहीं सुनिए एक मिनट सुनिए, मुझे ये मैटर नहीं करता है कि एनबीटी क्या छाप रहा है, आई डोंट केयर अबाउट हिम। मेरा मुद्दा साफ है कि अब आपकी स्ट्रेटजी क्या है। एओए तो वैसे ही रहेंगी, एओए तो वैसे ही रहेंगी, लोग भी वैसे ही पसंद करेंगे, तो आपकी पार्टी लोगों को अपना विजन या अपनी बातें समझाने के लिए क्या करेंगे? एक, दो, जो वर्तमान विधायक इतनी बड़ी विक्ट्री लेकर आए हैं, उनके पास जनता के मुद्दों को ले जाने के लिए क्या करेंगे? बस मेरे दो सवाल हैं। देखिए, जनता परेशान थी, जनता परेशान है।
ठीक है, तभी समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं और बीजेपी की सीटें घटी हैं। हम स्वीकार करते हैं कि नोएडा में हमारी हार हुई है, लेकिन उसका कारण दूसरा है। यहाँ के भी लोग परेशान थे, यहाँ के भी लोग भी बीजेपी के अगेंस्ट वोट करना चाहते थे, लेकिन जिन कारणों से हमारे वोटर वोट देने नहीं निकल पाए, इसको हमें तोड़ निकालना पड़ेगा। हमें एओ के साथ समन्वय बिठाना पड़ेगा। जो सोसाइटी में जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनके साथ भी हमें समन्वय बिठाना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात ये है कि हमें चुनाव आयोग को पहले से ही लेकर के चलना है। जैसे कि इस बार हम लोगों ने धोखा खा दिया कि हमें चुनाव प्रचार करना ही नहीं। आपको मालूम है 62 की सोसाइटी हो चाहे हमारे 7S की सोसाइटी, इसमें लाखों वोटर होते हैं। ये लाख वोटर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे प्रत्याशी हैं या फिर जो हमारे जो प्रभारी वगैरह जो बर्णवाल जी, अभी जो काम है 5 साल अगले 4 साल, वो प्रत्याशी का नहीं है, वो संगठन का है। क्योंकि जब संगठन की रीच होगी तभी तो प्रत्याशी कुछ करेगा। वो एओ के साथ समन्वय बिठाना होगा। सोसाइटी में कोई भी प्रोग्राम होता है, उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि जो भी लोग समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नहीं, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, कांग्रेस सब छोड़ दीजिए बाकी। चलिए, कम से कम आप ये तो मान रहे हैं कि अगर कोई बीजेपी को हराएगा तो समाजवादी पार्टी। नहीं, मैं ये कुछ नहीं मान रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आप अपनी बात कीजिए। हाँ, बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि जो भी प्रत्याशी बनेंगे या जो उसके ये रहते हैं या संगठन के जो कार्य है, अगर मुझे भी कार्य सौंपा जाएगा तो और कार्य सौंपने के अलावा संसाधन भी आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि सोसाइटी में तो ये हाल है कि एक कबाड़ी वाला भी आता है, उसपे भी एओ या जो मेंटेनेंस का कट लगता है, क्योंकि आप भी सोसाइटी में, आपको ये अच्छी तरीके से मालूम है। न्यूज़पेपर वाला आता है, उसमें भी कट आता है, लगता है। तो यहाँ पे संसाधन खर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ एओ का जो चुनाव होता है उसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो ये चीज समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो कार्यक्रम होते हैं, खास करके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, इसमें भी लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना होगा, संसाधन देने होंगे। क्योंकि आप जनता के बीच में रहेंगे, सोसाइटी के लोगों के बीच में रहेंगे, तो सोसाइटी वाले सिर्फ प्यार के भूखे हैं। अगर आपको देखेंगे हर कार्यक्रम में आप हो, उनके लिए मेरा दूसरा सवाल जो था वो ये था कि आप लोगों की समस्याओं को लेकर विधायक तक उनकी आवाज कैसे पहुंचाएंगे? उसकी कोई स्ट्रेटेजी है आपके पास, या 4 साल बाद ही अब दोबारा से दिखेंगे लोगों को? नहीं, वो तो अभी तो देखिए, इन्होंने अभी तो शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री जी का 25 तारीख को है। उसके बाद ये बन जाए, उसके बाद जो भी गलत काम होगा और जनता के खिलाफ होगा तो हम लोग खड़े होंगे सड़क पे। हम लोग पहले भी थे और आज भी थे। ये डंपिंग ग्राउंड हम लोगों ने हटाया नहीं क्या, जो आपके परथला चौक पे था, हम ही लोगों ने हटाया। ये बात अलग है कि बाद में जो है यहाँ के सांसद और विधायक आ जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए। सारे काम तो हम विपक्ष वालों ने कराते हैं। तो इसी तरह से हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी, लोग इससे जुड़ते रहेंगे। और तो मैं आपको शुभकामना देता हूं कि अब आगे का आपका संगठन का संघर्ष जारी हो रहा है, और अगर आप लोगों से इसके लिए जुड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है जी। और मैं इन सब बातों के लिए आपको शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब की बार जो गलतियां आपने की हैं वो अगले चुनाव में ना हो, और अगर आप लोग कुछ करते हैं तो शायद आपको इसमें मैं एक चीज में और आपके माध्यम से विपक्ष के नेताओं को और नहीं, आप छोड़ दीजिए, अपनी बात कीजिए बस पार्टी की। हाँ, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। अभी जैसे शायद आपकी न्यूज ने छापा था कि जो कश्मीर फाइल है, इसकी एक एओ ने पूरा हॉल ही बुक कर दिया, इस तरह का कुछ खबर आई। तो हाँ, इसके जवाब में मैं यही अपने नेताओं से बोलना चाहूंगा कि अगर वो कश्मीर फाइल निकाल करके अगर वो लोगों को इस तरह से वेमनस की भावना या इस तरह, वो एक डॉक्यूमेंट्री है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। नहीं, आप मुद्दे को मत भटकाइए। कश्मीर फाइल ना तो कश्मीर फाइल वेमनस के लिए है, ना कश्मीर फाइल आपका पॉलिटिकल एजेंडा। एक मिनट मैं रोक दे रहा हूँ आपको बिल्कुल यही। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहने दूंगा कि उससे नफरत फैल रही है। नफरत उन लोगों के दिमाग में है जो डर रहे हैं इस बात से कि कश्मीर फाइल उसमें नहीं, जो लोग इस बात को कहना चाह रहे हैं, नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा। मैं इस बात को बिल्कुल यूनाइट करने की बात है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो मेरा फाइल दिखा रहे सिर्फ हैं, आपसे मेरा ये कहना है, नहीं, मेरा आपसे जनता के मुद्दों को लेकर कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, वो कश्मीर फाइल को लेकर कंट्रोवर्सी मैं आपसे नहीं चाहूंगा। हिडन एजेंडा है,
मैं कह रहा हूँ अपने नेताओं से कि वो नहीं, आप कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को हिडन एजेंडा नहीं बोल सकते हैं। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ वर्णवाल जी आपसे, मैं बिल्कुल माफी चाहता हूँ। बात नहीं उठा रहा हूँ, मैं इस बात को बिल्कुल आपको नहीं बोलने दूंगा सर। मैं यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि 83 की, मैं अपने नेताओं से बोल रहा हूँ, 83 मूवी को फिर से हर सोसाइटी में दिखाया जाए, जिससे कि सामाजिक और एवं धार्मिक सामंजस्य बना रहे और हमारी गंगा जमुना तहजीबी को बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही गंगा जमुना संस्कृति कुछ नहीं है इस देश के अंदर सर, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए। गंगा जमुना संस्कृति नहीं है इस देश के अंदर। हम लोग गंगा जमुना संस्कृति नहीं है इसमें सर। पत्रकार होकर के इस तरह से बात कर रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल बोलूंगा, स्पष्ट बोल रहा हूँ, गंगा जमुना संस्कृति इस देश में नहीं है। कि जिस चीज से खुशी मेरा मिलती है, टाइम क्लोज हो रहा है, जिस चीज से इंटीग्रिटी सुरक्षित रहती है, जिस चीज से खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है, मैं आपको दोबारा लूंगा, मैं इस डिबेट में दोबारा लूंगा इस देश में गंगा जमुना संस्कृति है या नहीं है। नहीं, मैं उस पर बाद में लूंगा। अभी की मुद्दा सिर्फ ये है कि समाजवादी पार्टी को अपने आने वाली 5 साल की रणनीति को बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ पर वापस जैसे 3 साल बार से ये 50-50 हजार वोट पा रहे हैं, ऐसे ही आगे पड़े रहेंगे। इस शो को आज हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ थे शरद वर्णवाल जी, उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। हाँ बिल्कुल, वर्णवाल जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।